अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, वाई सऊदी हिट यमन अटैक डिटेल्स, सऊदी वार्निंग, रीजनल फॉल आउट एक्सप्लेन्ड बाय अंकित सर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शख्तियार इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा है गल्फ नेशंस को लेकर के। गल्फ कंट्रीज जो कि खाड़ी के आसपास बसी हुई हैं। खाड़ियां, एक पर्शियन खाड़ी है और एक तरफ रेड सी है। इन दोनों के बीच में बसा हुआ ये पूरा पूरा क्षेत्र जिसे आप मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इस पर्शियन गल्फ के आसपास बसे हुए देश जिन्हें खाड़ी देशों के नाम से जानते हैं, उनके लिए ये साल काफी जबरदस्त दिलचस्प रहा है। चाहे शुरुआती तौर पर देखा जाए तो इजराइल का लेबनान से झगड़ना रहा हो, इजराइल का गाजा से लड़ना रहा हो, इजराइल का ईरान से लड़ना झगड़ना रहा हो, अमेरिका का सीरिया में बम फोड़ना रहा हो, इजराइल का सीरिया से झगड़ना रहा हो, सब लगभग आपस में मूड फुटव्वल में लगे हुए हैं। इसी बीच में यमन से निकलकर इजराइल की तरफ जाते हुए बमगोले भी आपने खूब सुने हैं। ताजा ताजा अपडेट जो है वो ये कि ये एक देश यहां पर आपको दिख रहा है, नाम है जिसका यूएई, और ये देश झगड़ लिया है अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब के साथ में। ये जो आपको सबसे बड़ा देश इस क्षेत्र का दिखता है, सऊदी अरब, जो कि पर्शियन गल्फ से लेकर के लाल सागर तक फैला हुआ है, इन दोनों देशों के बीच में साल के अंत होते होते झगड़ा हो गया है। अब ये दोनों ब्रादरली कंट्री जो हैं, ये आपस में क्यों झगड़े, आज के केस में हम यही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की ये लोग अपनी तरफ से कस्में खाया करते थे कि हम लोग तो एकदम साथ हैं, जीसीसी के अंदर एक साथ साथ हैं, दुनिया के लिए हम एकदम मुस्तैद तरीके से खड़े हैं। हमारा इंटरेस्ट इन सबसे ऊपर इस बात को लेकर है कि अगर ये झगड़ लिए तो इसका असर किस पर पड़ेगा। मैं ये जब बात बोल रहा हूं असर किस पर पड़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक जान लीजिए। असल मायने में सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, और वो टाई अप ये है कि सऊदी अगर युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान उसके साथ रहेगा, और पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो सऊदी उसके साथ रहेगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान सऊदी के साथ जाते जाते यूएई के साथ दुश्मनी मोल ले लेगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आज से 2 दिन पहले ही यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, ये पाकिस्तान गए थे और इनको $1 बिलियन का लोन दिया है। कहे कि अकाउंट में डाल के रखो, जरूरत पड़े तो ले लेना। यहां पर यूएई की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है, और तो और पाकिस्तानी जितना भर भर के दुबई के अंदर डले हुए हैं, उन सब के हालात क्या होंगे अगर ये लोग आपस में झगड़ लिए। बड़ा ही विचित्र है। कौन किसका सगा है पता नहीं। अब तक केवल जो पता था वो ये कि शिया मुसलमानों के लिए ईरान है और सुन्नी के लिए सऊदी है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों में भी सुन्नियों के दो दोस्त आपस में, सऊदी और यूएई, अगर ये भी लड़ लेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगा। और लड़ेंगे ही नहीं भाई, सब गोला बारूद चला देंगे। जो ये तस्वीर आप उठती देख रहे हैं, ये यूएई के ही विमानों, ये यूएई के ही असलहे पर, हथियारों पर सऊदी की तरफ से चलाए गए वेपन्स हैं। अक्सर ये क्लेम इनके ऊपर आया करता था। ये हालांकि अभी गए हुए हैं अमेरिका, और वहां जाकर के ईरान में आग बरपाए हुए हैं। ईरान का सेशन अभी हम लेकर आएंगे बातें बाजार की, पर आज वहां पर भी एक विचित्र घटना चल रही है। ईरान कह रहा है हम कुछ और बड़ा कर देंगे, अब तुम लोग मान नहीं रहे हो, क्योंकि ये वहां पहुंच गए हैं और ये फिर से ईरान के लिए चाबी वहां टाइट करवा रहे हैं। इनका अपना अलग चल रहा है। खैर, पूरा की पूरा मिडिल ईस्ट अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं आग लगती हुई, ये उन वाहनों में लगी हुई आग है, ये उन सैन्य उपकरण के साजो सामान में लगी हुई आग है जिसकी चर्चा आज आप और हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है, सर कहां झगड़ लिए? बैटलफील्ड क्या था, आपस में लड़ लिए क्या? नहीं साहब, बैटलफील्ड चुना किसी तीसरे को, और वो नाम है यमन का। यमन में आप लोगों ने हूतियों और हदियों के बारे में सुना होगा। आपसे कई बार हमने एक जिक्र किया है, और वो ये कि ईरान समर्थन देता है हूतियों को और हदियों को समर्थन प्राप्त है सऊदी का। इस तरह से यमन में दो बड़े ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको हम बताएंगे यहां 2 नहीं 4 ग्रुप हैं। मतलब हूतिये तो एकदम फिक्स हैं जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हदिये हैं यानी कि जो सुन्नी मुसलमान हैं यमन के, वो 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं, जिनमें एक ग्रुप सऊदी समर्थित है और एक ग्रुप यूएई समर्थित है। आज कलेश उन्हीं के बीच का है। कलेश ऐसा कि कई गाड़ियां जो एक साथ बहुत सारा वेपन लेकर जा रही थी, उनको उड़ा दिया गया। यानी प्रिंस सलमान ने अपने पड़ोसी
जो यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ अपनी दोस्ती को भुला दिया। हेडलाइन बनकर के आती है कि सऊदी अरब ने स्ट्राइक कर दिया है यूएई बैक्ड फैक्शन पर जो कि यमन में है। आज की सुर्खी में यूएई ने किस प्रकार से क्या प्रतिक्रिया दी, हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली ये वही वाली बात, जावेद जाफरी वाली लाइन धमाल मूवी के अंदर, मेरा क्या होगा, ऐसा मुंह निकाले हुए पाकिस्तानी हमें समझ में आते हैं, क्योंकि इनकी जो मित्रता है ये मित्रता इनके साथ कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए यूएई जा रहे हैं। इनका क्या होगा, जिक्र होगा। साथियों, होपफुली आप में से आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को अगले साल में देखें, यानी 2026 में देखें। आपको पहले ही 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2026 की सुबह सुबह यानी कि शुरुआत में कल आप लोगों के साथ नव वर्ष के अवसर पर नए रेजोल्यूशंस के लिए एक संवाद रखा जाएगा। इसी YouTube चैनल पर रविवार वार्ता की तर्ज पर इस बार न्यू ईयर पर संवाद होगा, आप उसमें जरूर हाजिर होइएगा। साथ ही साथ में न्यू ईयर से पहले इस ईयर एंड का एक सेल चल रहा है। अगर आप में से कोई भी साथी हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन या बातें बाजार के एप्लीकेशन से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है हमारे कोर्सेज का 50% ऑफ का। अगर आप चाहते हैं तो उस ऑफर का लाभ ले लीजिए। अपनी पाठशाला पर चाहे आरएएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जितने भी जीएस फाउंडेशन हमारे नोट्स, उन सभी पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। ऐसे ही बातें बाजार की के भी हमारे जितने कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पर, उन सब पर कोर्सेज में ऑफ चल रहा है। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। आइए कहानी को विस्तार से आगे लिए चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये यमन से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। सवाल है, हुआ क्या था, फैसला किस बात पर हो रहा है? तो असल में थोड़ा सा आपको यमन को समझना पड़ेगा। यमन को समझते हैं आपने और हमने कुछ दिनों पहले भी समझा था, जब यमन से निकल करके हूतियों ने ईरान के समर्थन में इजराइल की तरफ से आ रहे जहाजों को पानी से आने से रोक दिया था। मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको समझाना चाहूं तो यहां पर जो ये पानी आप देख रहे हैं दैट इज अरब सागर। अरब सागर के पूर्व में लगा हुआ है भारत। भारत से अगर किसी को मेडिटेरेनियन सी जाना है तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त रास्ता है वो यही है कि साहब अरब सागर से निकलो, गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए बाबे मंडल स्ट्रेट को पार करो, लाल सागर को पार करो और लाल सागर को पार करते हुए स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाओ। ये हमारे बीच का एक रास्ता बना हुआ है। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड जो कि यूरोपियन कंट्रीज से होकर के मिडिल ईस्ट के लिए होता हो, इंडिया के लिए होता हो और आसियान कंट्रीज के लिए होता हो, वो सामान्यतया यही रूट फॉलो करता है। लेकिन जब कुछ दिनों पहले ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि यहां से हूतियों ने इस कोने में बैठ करके, हूतिये यानी कि शिया मुसलमान जो यहां पर हूती के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस एरिया में बाबे मंडल जो स्ट्रेट है वहां पर जा रहे जहाजों पर खूब सारे बम गोले बरसाए थे, जिससे पूरी तरह ट्रेड बाधित हो गया था। तब आप और हमारे बीच में यमन सुर्खी में आया था। चर्चा यह भी निकली थी कि यमन से भी गोले चलाए गए थे इजराइल को टारगेट करते हुए। हमने उस पर भी कई सेशंस किए। हमने कई सेशन इस पे भी किए कि अमेरिका ने उन जहाजों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यमन में स्ट्राइक करी थी। हमने वो सेशंस भी आप सबसे डिस्कस किए थे। कुल मिलाकर के यमन पर हमले हमने आपसे कई बार डिस्कस किए हैं। आज थोड़ा यमन के आगे की पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। असल मायने में यमन के अंदर जिस प्रकार की सरकार है उसे आप इस मैप से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर यमन का पूरा कंप्लीट मैप लगाया हुआ है। इस मैप में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से यहां के अलग अलग फैक्शन समझ में आ जाएंगे। मई 2025 तक का कुछ मैप ऐसा था जिस पर अभी फिलहाल हम फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बदल चुका है। बदल चुका है मतलब मैप नहीं बदला है, यहां पर प्रभाव क्षेत्र बदल चुका है। ये जो आप कॉर्नर बना हुआ देख रहे हैं, इस कॉर्नर पर कंट्रोल है जिसकी राजधानी सना है। यहां पर जो कंट्रोल है ये है हूती विद्रोहियों का। हूती जो कि यहां की 35% आबादी है यमन की, जो कि शिया मुसलमान है, और ये इस पूरे फैक्शन पर कंट्रोल करके बैठे हैं जो लाल सागर के अंदर चेहरा किए बैठा है। ठीक है, यमन का लगभग 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में है। यमन का जो बड़ा हिस्सा है जो आप यहां पर हल्के से नीले कलर में देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एसटीसी के कंट्रोल में आता है। अब ये एसटीसी क्या है? एसटीसी असल मायने में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वाले, अबू धाबी वाले, उनके समर्थन से सुन्नी मुसलमानों का एक समूह है। ये यहां पर नियंत्रण बहुत बड़े हिस्से पर करता है। इन्हीं के नियंत्रण में यहां पर एक शहर है जिसका नाम है अदन।
इसी के चलते इस खाड़ी को अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन में तेल के भंडार हैं और बहुत सारी मात्रा में यहां पर तट पर तेल के और भी ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। अदन की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिकल है कि अगर इस देश में शांति हो तो अदन आने वाले समय के लिए बहुत से देशों की चुनौती बन सकता है, क्योंकि जितने भी जहाज यहां से निकले वो अदन में ही लंगर डालकर खड़े होने लगे। ये पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन पोर्ट ऑफ कॉल का बनना ही कौन दे? यहां पर अशांति असल मायने में इन सारे गल्फ देशों की चालाकी है कि यमन में शांति नहीं होनी चाहिए। अगर यमन शांत देश बन जाए तो आप विचार करिए कि यह पूरा इतना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है कि यह सिंगापुर से भी बड़ा और सिंगापुर से भी डेवलप्ड देश बन सकता है, क्योंकि सिंगापुर की तरह ही ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा रणनीतिक संबंध जुड़े हों, स्वार्थ जुड़े हों, वहां कलेश भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। वहां बड़े बड़े लोग उन्हें सरवाइव करने से रोक देना चाहते हैं। यही इस देश के साथ हो रहा है। ऐसे में एसटीसी के अलावा यहां पर एक हल्का सा कलर और आप देखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है। असल में ये वाला जो बॉर्डर है ये सऊदी अरब है, इसके जस्ट उत्तर में सऊदी अरब है, सऊदी अरब के संपर्क में है। इस वाले क्षेत्र को सऊदी का समर्थन प्राप्त है। सऊदी का बॉर्डर यहां पर लगा है, यूएई का कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन यूएई की एसटीसी में पूरी चलती है। साथ ही साथ में हदरामी एलिट फोर्सेस हैं जो अपने आप को एंटी गवर्नमेंट मान करके एक कॉर्नर दबाकर बैठी हैं। हर फैक्शन अपने आप में अपने आप को काबिल मानता है। सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो यहां का एसटीसी है, समझिए दुबई के समर्थन वाला सेक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है वो यहां पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का है, जिसको कि सऊदी का समर्थन है। बवाल किन किन के बीच में है? सना को तो हवा भी नहीं लगी है। सना सुर्खियों में रहा था जब इजराइल के साथ लड़ाई चल रही थी, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तब ये हूतिये चर्चा में आते हैं ईरान के चलते। फिलहाल इनकी कोई चर्चा नहीं है। झगड़ कौन सा हिस्सा लिया? ये वाला हिस्सा। क्यों झगड़ लिया, अब उसकी बात सुन लेते हैं। असल मायने में एक जो मैं मई का आपको मैप दिखा रहा हूं उसमें एसटीसी का बहुत ही छोटा एरिया था। ये वाला एरिया आपको दिख रहा है और बड़ा सारा एरिया अंतरराष्ट्रीय सरकार का था। अब आप जो दिसंबर का मैप देख रहे हैं उसमें एसटीसी का इतना बड़ा रेंज है और जो सऊदी द्वारा समर्थित सरकार है वो छोटे से हिस्से में है। यानी कि यूएई के जो द्वारा समर्थन से चलने वाला संगठन है उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक हो गया है और बस यही सबसे बड़ा कलेश है। आप पूछेंगे कि इस कलेश में दोनों लोग झगड़ रहे हैं, इन दोनों में क्या कभी कोई समानताएं थी? बिल्कुल थी। पहले जो 65% मुसलमान है इस क्षेत्र का, वो सुन्नी मुसलमान, वो सऊदी और यूएई से मिलकर के इस यमन के हिस्से पर राज करता था। यानी कि यमन को दो हिस्सों में बांटने में ईरान का और संयुक्त रूप से सऊदी और यूएई का हाथ था। मेजर हिस्सा 65% यूएई और सऊदी के हाथ में था और 35% ईरान के हाथ में था। ये वाला मतलब ईरान के समर्थन से चलता था। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा था इसमें ये दो लोग लड़ लिए, यूएई और सऊदी। और ये इनकी जो लड़ाई है ये केवल ताकत की लड़ाई है कि हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, सब जानते हैं कि सऊदी के पास इस समय जितने भी तेल के निकाले जाने वाले क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा तेल निकाला जा रहा सऊदी के पास है। ज्ञात भंडार में वेनेजुएला के बाद में अगर तेल कहीं सबसे ज्यादा निकल रहा है तो वो फिर सऊदी अरब ही है। पावर भी है, अमेरिका का साथ भी है और सक्षम भी है। ऐसे में सऊदी अपनी आंखों के नीचे से यूएई को इस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत पुराने मित्र रहे हैं, इतने पुराने मित्र कि बहुत बार ऐसे ऐसे संघर्ष में साथ रहे हैं कि लोगों को ये आधी कटी रोटी लगे हैं। जैसे जब अरब स्प्रिंग हुआ, जब सरकारें पलटी जा रही थी अरब क्षेत्रों में, तब ये दोनों देश डट करके विद्रोहियों का, आंदोलनकारियों का सामना कर रहे थे। इतना तक हुआ कि यमन में जब जब विद्रोह हुए तब ये दोनों साथ मिलकर के हूतियों के खिलाफ युद्ध करे और हदियों का साथ दिए। कुल मिलाकर के इन पूरी प्रक्रियाओं में रिफ्ट होना तब शुरू हुआ जब यहां का एक ग्रुप, जिसे सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल कहते हैं, उस सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ने अपना हीरो यूएई को मान लिया। या उल्टा कहिए कि यूएई ने जो कि ये वाला हिस्सा है एसटीसी वाला, इसको अपना समर्थन दे दिया। एसटीसी को मिला समर्थन ही था जिससे सऊदी नाराज हो गया। अब सऊदी की नाराजगी क्या है उसको थोड़ा और डिकोड कर लेते हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कुछ तो आग लग रही है।
आग कहां लग रही है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर से एक बार मैप को देखना इग्नोर मत करिएगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सऊदी नहीं ईरान समर्थित क्षेत्र है, जिसको हमने कहा था हूती समर्थित क्षेत्र है। ये जो हल्का सा ग्रे कलर क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सऊदी अरब समर्थित क्षेत्र है। और जो ये नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यूएई समर्थित क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में रार है। पावरफुल सऊदी अरब है जो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े क्षेत्र पर खुद को फेल होते हुए कैसे देख ले। ऐसे में जब ये हद्रमौत करके जो जगह है, इस पर मुकाला नामक पोर्ट पे सऊदी अरब के खिलाफ, खिलाफ से मतलब इस वाली सरकार के खिलाफ, मुकाला पोर्ट पर यूएई की तरफ से वेपन्स उतारे जा रहे थे, जो कि एसटीसी के लिए थे। एसटीसी जो इस क्षेत्र में राज कर रही है, उस एसटीसी के लिए मुकाला पोर्ट पर यूएई के वेपन उतर रहे थे। तो बस इन वेपन्स को देख करके सऊदी चिढ़ गया। चिढ़ गया तो उनमें आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सऊदी अरब ने गोला फेंक दिया। यह तस्वीर निकल कर आती है। यह वो मुकाला पोर्ट है जहां पर यूएई ने ट्रांजिशन ऑफ किए हुए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो रेस्पोंडेंट हैं वो ऑफ थे, ट्रांसपोंडेंट बोलते हैं जिनको, जिनसे पता नहीं चल सकता कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। ये जहाज यूएई से निकलकर यहां पहुंचा था। यहां से बड़ी मात्रा में इस प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल बाहर निकले। ये आर्मर्ड व्हीकल वो थे जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। आर्मर्ड व्हीकल निकलकर एसटीसी के लिए भेजे जा रहे थे। ये जो गाड़ियां आप चलती हुई देख रहे हैं, ये जहाज से उतर रही थी, यूएई से आई थी जहाज में भर करके, और ये जा रही थी एसटीसी के ग्राउंड में। कुछ इस तरह से इन गाड़ियों को इकट्ठा करके रखा जा रहा था। ये गाड़ियां एसटीसी के लिए थी, जबकि यूएई कहता है कि ये मेरी फोर्सेस की गाड़ियां हैं, एसटीसी की मदद के लिए गई हैं। सऊदी ने क्या किया, ये गाड़ियां जहां जाकर खड़ी हुई, कुछ इस प्रकार से उन गाड़ियों के ऊपर ही गोला गिरा दिया। ये जो गाड़ियां आपके सामने भेड़ बकरी की तरह खड़ी दिखाई दे रही हैं, जहाज में भर के जो आई थी, इनके ऊपर सऊदी ने कि तुम बेटा इतना असलहा लेकर आए हो एसटीसी की मदद के लिए, मैं इन्हीं को एक बार में उड़ा देता हूं। उड़ा दिया। इनके उड़ाने का औचित्य यह था कि तुम्हारे पास में वेपन होंगे तो तुम हमारी समर्थित सरकार को पलटोगे और उसे गायब कर दोगे। हम तुम्हारे पास वेपन ही नहीं रहने देंगे तो लड़ोगे क्या। सऊदी ने ऐसा कहकर उन्हें ढेर में बदल दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, आग लगी हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये सऊदी के द्वारा पलटी हुई गाड़ियां हैं जो मुकाला पोर्ट पर हुई बमबारी के अंदर बर्बाद थी। इनका कहना था कि जहाजों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद थे, ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे, जिससे ये डाउट हो गया था कि इनमें वेपन जा रहा है और ये यूएई भेज रहा है एसटीसी के लिए। और एसटीसी जो अलगाववादी ग्रुप है, जो सरकार को स्थिर नहीं रहने देना चाहता, उसको हम नहीं रहने देंगे। बस यही कारण है कि हमने मुकाला पोर्ट पर गोले बरसा दिए। अब आपको सोचने वाली बात है कि भाई ऐसे कोई भी देश, सऊदी, निकलकर यूएई की गाड़ियों को बर्बाद कर दे रहा है, यूएई के वेपन फोड़ दे रहा है, क्या यूएई को इस पर गुस्सा नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। क्या? सऊदी एक तरफ गोला फोड़ता है, दूसरी तरफ कहता है हमारा ब्रदरली नेशन ऐसा कर रहा है। हर जगह वो यूएई को अपना ब्रदरली नेशन करके आंसर करता है। हमारा ब्रदरली यूएई pursuing Southern Transition Council forces to conduct military operation on southern border of Kingdom in Governorate the Hadramaut and Al Mahara। ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा भ्राता है, ब्रादर है, वो ब्रादर एसटीसी की मदद कर रहा है, जो सरकार को उखाड़ फेंकने के बारे में प्लान कर रहा है। ऐसे में हमने उसको उखाड़ दिया है। यहां पर बार बार ब्रादर ब्रादर बोल करके ब्रादरली यूएई के करके उनके गोले फोड़ डाले। यूएई ने हालांकि इनकार किया, कहा कि ये हथियार हमने किसी को दिए नहीं थे, ये हमारी ही फोर्सेस के लिए थे, हमारे सैन्य वाहन थे और हम अपने वाहनों को वहां पर लेकर गए थे। यूएई की तरफ से स्पष्टीकरण आया। क्या यूएई इस बात पर आग बबूला हुआ? आंसर है नहीं। यूएई बड़ा ही स्मार्ट है। ये वो वाला देश है जो समझता है कि युद्ध करने से पैसा बर्बाद होता है। इसे तो असल मायने में अपने पोर्ट्स को डेवलप करना है। जिस तरह से
अल जलेब पोर्ट इनका चल रहा है। यूएई चाहता ही नहीं है कि अदन कभी डेवलप हो। यूएई चाहता ही नहीं है कि सना में कोई विकास हो। सारा की सारा ट्रांसपोर्टेशन वाया दुबई हो। यही यूएई की चाहत है। वो युद्ध में उलझना ही नहीं चाहता। वो तो बस इन्हें स्थिर नहीं होने देना चाहता। ऐसे में सऊदी के द्वारा जैसे ही प्रतिक्रिया आई, यूएई ने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, आपको बुरा लगा, हम आगे नहीं करेंगे। ऐसा करके यूएई खट से पीछे हट गया। यानी कि यूएई ने यमन के साथ चल रही डिफेंस डील रद्द कर दी। एक आसान भाषा में जवाब दिया जाए तो सऊदी यूएई को यहां पर डांट कर चुप कराने में कामयाब हुआ। लेकिन क्या वाकई में यूएई ने ऐसा करके समझदारी की या फिर वो अपना प्रभाव खो दिया? आंसर है, देखिए, कुल जमा अर्थ तो सारा एसटीसी के पास में है। एसटीसी तक वेपन वो किसी और तरीके से भी पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो युद्ध में उलझ गया सऊदी के साथ में, तो अपना बहुत सारा नुकसान करा लेगा। वो अपना बहुत सारा नुकसान नहीं चाहता। अस्थिरता करने के लिए वो इनडायरेक्टली वेपन भेजता रहेगा और यहां पर अस्थिरता पनपाता रहेगा। यमन सेपरेटिस्ट ग्रुप ने, जिसने हाल ही में पूरे सदर्न क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है, ये एसटीसी आने वाले टाइम में सऊदी समर्थित सरकार को टिकने भी नहीं देगी। और इसी के चलते यूएई चुप मार करके पीछे हट गया कि ठीक है, हम पीछे हैं। हद्रामौत में आपने हमला किया, मुकाला में हमें बर्दाश्त है, सब ठीक है। कुल मिलाकर शांति ही शांति देखने को मिली। क्या यह शांति परमानेंट होगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएई से प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है, कुछ आप जैसे और हम जैसे लोग बार बार यूएई से अगर यही पूछते रहे कि क्या यार तुम पिट के चुप बैठ गए, ये वाली वो बातें हैं जो हो सकता है इन्हें भड़का दें। आप कहेंगे नहीं सर, भड़केंगे नहीं। भड़केंगे नहीं तो लड़ क्यों लिए? हमसे थोड़ी पूछे थे गोला चलाने के लिए, लेकिन चला दिए। कोई तो भड़काया ही होगा ना कि यूएई सर आपके खिलाफ इस तरह की काम कर रहा है। इसका मतलब बीज तो बोया जा चुका है। अगर ये बीज बुआ है तो इसके फिर मायने भी होंगे। मायने क्या होंगे? सऊदी और यूएई अगर आपस में झगड़ते हैं तो इससे अस्थिरता का माहौल बनेगा। हमको क्या? हमको केवल इतना कि गल्फ से तेल बाहर आते रहना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ते हैं तो तेल महंगा होने लगता है, झगड़ना नहीं है। खैर जो भी है, हमारा तो असल इंटरेस्ट इस बात पर है पाकिस्तानी किस तरफ से बात करेंगे। एक तरफ सऊदी के साथ रहकर डिफेंस डील की बात करते हैं और यूएई के अंदर रह करके उनसे मदद लेते हैं। ऐसे में सबके स्टैंड क्या होंगे? कतर जो सबका पंच है, वो सबको फिर से शांति की दरखास्त कर रहा है कि शांत रहिए। यूएई अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है। पाकिस्तान ऑल इज वेल कह रहा है, क्योंकि इसे पता है कि अगर एक तरफ से भी इसने किसी का साथ दिया, ये दूसरी तरफ से बजा दिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में यूएई ने इन्हें 1 करोड़ रुपए, $1 बिलियन का, क्योंकि हर बार ये पक्षी मरवाने के लिए बुलवाते हैं। इस बार भी जब ये पहुंचे थे ऑफिशियल विजिट पर यूएई के प्रेसिडेंट, तो इनको $1 बिलियन के आसपास का डिपॉजिट देकर चले आए कि तुम इसे यूज करते रहना मान करके। पाकिस्तान ने अपने आप को प्रस्तुत कर रखा है गल्फ नेशंस के बीच में कि आओ और हमारे यहां पर चिड़िया मारो। चिड़िया मारने के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है और इस तरह की मेहमानबाजी करके ये इनसे बढ़िया पैसा वसूल लेते हैं। खैर कुल मिलाकर हमारा तो उद्देश्य इतना ही जानना है कि यूएई और सऊदी झगड़ते हैं तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, भारत को किसके साथ फायदा होगा, यमन की अस्थिरता भारत के लिए कितनी नुकसानदायक है। अब इन बातों को अगर भारत तक ले आते हैं तो केवल इतना सा अर्थ है, ये दोनों झगड़ेंगे, तेल हमारे लिए महंगा होगा, महंगाई हमारी बढ़ेगी। दूसरा, यमन में अस्थिरता होगी, बाबे मंडल स्टेट प्रभावित होगा, हमारा एक्सपोर्ट बाधित होगा। हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए अच्छा है सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे भवन्तु निरामया, सब शांति से रहो, क्योंकि यहां आई हुई अशांति भारत के लिए भी नुकसान का सौदा बनती है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, फिर से मैं याद दिला दूं, ईयर एंड सेल चल रही है हमारे एप्लीकेशंस बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर। जाकर कोर्सेज का लाभ ले लीजिए। आज आखिरी दिन है, पहले ही नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सुबह आपके साथ एक बार नव वर्ष पर रविवार वार्ता की तरह एक वार्ता रखी जाएगी, जिसमें हम न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस को लेकर बात करेंगे। आप और हम क्या मिलकर कुछ नया करने जा रहे हैं, हमारे वो प्लान आपसे डिस्कस होंगे। हमारे फ्यूचर को लेकर विजन क्या है वो हम बताएंगे, और 2025 में हमने क्या पाया वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल जी, जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज जो है जिस तरह से आ रहा है, दुनिया की स्थिति जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। 2025 एक ऐसा साल गुजरा है जिसमें बहुत सारे युद्ध जो थे उनकी शुरुआत हुई, और 2025 के एंड पर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही सरप्राइजली था पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इस चीज को देखकर सरप्राइज हो गई है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई इस तरह से हो सकता है कि एक ब्रदरहुड कंट्री जो है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की मिसालें देने वाले दो कंट्री सऊदी अरब और दुबई, कभी नहीं सोचा था किसी ने कि इन दोनों का भी आपस में झगड़ा हो सकता है। लेकिन साल के अंत में इन दोनों का झगड़ा हुआ। उसमें सऊदी अरब की तरफ से जो गोले दागे गए हैं वो इसलिए दागे गए हैं क्योंकि सऊदी अरब के साथ जिस तरह से यूएई के इतलाफ चल रहे थे, और यूएई जो है वो जिस तरह से एक किस्म का पक्ष ले रहा था हूतियों का, वो साथ दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। उस चीज को लेकर सऊदी अरब के मन में ये डर था कि आने वाले टाइम में कुछ इस तरह का रिएक्शन ना हो जाए जिससे सऊदी अरब की जो मौजूदा सरकार है उसका तख्ता ना पलटा जाए। इन खतरात को लेकर सऊदी अरब जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया, और उसने जो वेपन्स सऊदी अरब ने देखे हैं कि यूएई इकट्ठे कर रहा है, तो जो वेपन्स आए हैं सऊदी अरब को लग रहा था कि ये सारे के सारे वेपन्स उनके लिए हैं। ये ना हो कि दुबई की तरफ से हमला ना कर दिया जाए। इस चीज को लेकर सऊदी अरब ने हमला किया। वो सारी जो गाड़ियां आई हैं जिनमें वेपन्स मौजूद थे वो तबाह कर दिए। लेकिन दुबई जो है एक बहुत ही सियासी मुल्क है, और यहाँ पे दुबई ने बड़ी समझदारी की है कि सऊदी अरब से ये कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कुछ इस तरह का होने वाला था, होने वाला नहीं था, हमने अपने ही डिफेंस के लिए वो जो वेपन्स हैं वो मंगवाए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनका यूज आपके ऊपर होना था, तो ठीक है भाई, जो आपकी तरफ से हो गया है, हमें उस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, इस युद्ध को आगे मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहते। अब वक़्ती तौर पर तो सऊदी अरब को दुबई ने खुश कर दिया। सऊदी अरब को ये भी लग रहा है कि चलें जी, उसका डर और एक टैका जो है उसकी वज़ह से दुबई जो है वो कमज़ोर पड़ गया, और सऊदी अरब के साथ मुकाबला करने की जो कैपेसिटी है, वो दुबई में मौजूद नहीं है। अब दुबई यहाँ पे दूसरी चाल पा रहा है कि जिस तरह से वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ उस ग्रुप का समर्थन जो दुबई को मिला हुआ है, उस ग्रुप के साथ मिलकर डील करेंगे, और किसी न किसी तरीके वेपन्स जो हैं, वो तो हूतियों तक भी पहुँचते रहेंगे, और दुबई जो करना चाहता है, वो भी कर पाएगा। लेकिन दुबई जो है खुल के सामने नहीं आना चाहता। हुतियों की किसकी सपोर्ट है? दुबई सपोर्ट कर रहा है हुतियों यमन की में हूतियों ईरान को। को, ईरान की है, हुतियों को ईरान की है। दुबई भी मैंने सुना है नहीं, एक जगह दुबई पर जो है वो हदियों को कर रहा है। हदियों को कर रहा है। दुबई हदियों को उन्होंने भी बताया ना, हदियों में जो दो ग्रुप है ना, एक सऊदी है, एक जो सुन्नी ग्रुप है। हुँ, तो एक जो है वो आधा कर रहा था दुबई को, आधा जो है वो कर रहा था सऊदीया। तो जो हूती हैं उनको तो ईरान कर रहा है ना, हूती को तो इस दफा जो है जो लड़ाई हुई है वो हूतियों पे नहीं हुई। हूती हूती ने जो की थी लड़ाई वो इसराइल के साथ की थी। वो अलग से चले, कर रहे चले सही हो गया। लेकिन यहाँ पे दुबई जो है वो एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है सऊदी अरब के साथ, और जिस तरह से दुबई डेवलप हो रहा है, उस तरह से वो युद्ध में जाना भी नहीं चाहेगा। अपने जो उसके पोर्ट हैं, उनको वो कंप्लीट करना चाहता है, और जिस तरह से दुबई जो है, वो एक कार्ड खेल रहा है, सऊदी अरब को लग रहा है कि दुबई खामोश हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हालात जो हैं दोबारा से सऊदी अरब और दुबई के माबैन जो है कि युद्ध की स्थिति बने, और युद्ध की स्थिति तो 2026 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बनने के, क्योंकि जिस तरह से इज़राइल अमेरिका पहुंच चुका है, और वो भी प्लान कर रहा है ईरान को लेकर नई चालें जो हैं इज़राइल ने चलना शुरू कर दी हैं, जिनकी जो है ईरान ने भी ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम भाई कुछ बड़ा करने वाले हैं। ईरान के और इज़राइल का युद्ध जो है वो समाप्त होने के चांसेस नहीं है, बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरी साइड पर जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के माबैन इख्तलाफात चले हैं, पुतिन को लेकर जिस तरह से हमला हुआ, उन चीज़ों के ऊपर भी आने वाले टाइम में मुमकिन है कि रशिया अपना बदला ले, और युद्ध की जो स्थिति है ना, वो यहाँ पे रुकती हुई नहीं बल्कि आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल जी। और कल हमने ये न्यूज़ एक वीडियो में कही भी थी कि दुबई और सऊदीया आपस में लड़ चुका है और किसी और मुल्क की वजह से। तो वो अभी जो है वो हमने डिटेल वीडियो देखी है उनके सर की, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है
और अभी क्लियर हुआ है कि वो यमन में जो है वो लड़ रहे थे। और हमें लगा शायद यूएई ने दुबई सऊदीया पे हमला कर दिया, सऊदीया ने यूएई पे हमला कर दिया, पाकिस्तान क्या करेगा। तो खैर पाकिस्तान तो अभी बरी हुआ है, क्योंकि वो यमन में हो रहा है सारा कुछ, और किसका साथ देगा, क्योंकि यूएई तो पीछे हट गया तो फिल वक़्त तो अमन हो गया, तो पाकिस्तान को भी ये मौका मिल गया कि चलें ठीक है जी, अब जो है किसी की साइड नहीं लेनी पड़े, क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल मरला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सऊदीया के साथ वही बात के इम्पैक्ट हुआ पड़ा है, और दूसरा जो है यूएई के साथ भी तल्लुकात बेहतर है, उनसे कर्जा भी लिया हुआ है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं वो बड़ा सबसे बड़ा मसला है दुबई में। तो पाकिस्तान जो है वो फंस चुका था। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अरब ममालिक भी आपस में जो है वो झगड़ना शुरू हो चुके हैं। ये अगर झगड़ेंगे तो ये अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे, और ज़ाहिर है कमज़ोर करेंगे तो फिर इनमें फूट इतनी की पड़ जाएगी कि ये सारे जो हैं वो टोटे-टोटे हो जाएँगे। तो पहले सुना जाता था कि अरब ममालिक जितने भी हैं वो सारे एक का ही हैं, मतलब उनकी एक ही ज़ुबान है, एक ही सारा कुछ है, लेकिन असल में बीच में भी आप देख लें यूएई और सऊदीया जो है वो एक ब्रदरली कंट्री है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। तो कतर हालाँकि उनकी सुलह भी करवाएगा, लेकिन ये है कि यमन में जो ग्रुप बनाए हुए हैं, यमन में क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि यमन में अगर वो यमन सिंगापुर की तरह जो है डेवलप हो जाता है, वो पोर्ट बन जो है वो उस तरह काम आती है, अगर सारा सुकून होता है यमन में तो फिर ये ज़ाहिर है जितने अरब ममालिक हैं इन सब से ऊपर हो जाएगा यमन। यमन का एक बोलबाला हो जाएगा, और ये चाहते भी नहीं है, ना कोई अरब ममालिक है, कोई भी दूसरे जो है वो नहीं चाहते, अरबी नहीं चाहते कि यमन जो है वो इस तरह ऊपर आए। तो वहाँ पे जो है वो फ़साद, फ़ितना जो है वो फैलाया हुआ है इन्होंने। कुछ जो है वो ईरान ने फैलाया हुआ है अपनी एक जमात को सपोर्ट करके हूथियों को, और इधर हदियों को जो है वो यूएई और अपना सऊदीया इन्होंने जो है वो अपना सपोर्ट करके जो है मचाया हुआ है। तो ये सारा वहाँ पे बदअमनी यमन में जो है वो कभी इज़राइल के साथ लड़ रहा है, कभी वही बात कि यमन को पता नहीं क्या समझा हुआ है कि इज़राइल ने भी आना है तो यमन में आके जो है वो मारना है। तो उसके बाद ईरान ने जो है वो उसके बाद दुबई ने हमले करने हैं तो यमन में, सऊदीया ने हमले करने हैं तो यमन में, क्योंकि मुखालिफ पार्टियां हैं ना बीच में, तो उन पे हमले होते हैं। तो वो निज़ाम तो पूरे यमन का ख़राब होता है फिर। तो ये तो वहाँ की अवाम भी जो है वो मैं कहूँगा कि ऐसी ही है फिर। तो वो उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी को ना सपोर्ट करें, अपने मुल्क का देखें। लेकिन वो मुल्क जो है वो अब नहीं देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब जो है वो क्योंकि ईरान भी सपोर्ट सपोर्ट करने वाले शिया उधर हैं कम्युनिटी, उसके बाद सुन्नियों को जो है वो दुबई, सऊदीया ये सारे आपस में लड़ते रहेंगे। ये फ़िरकावारियत जो है यही तो फैली हुई है हर जगह। तो इसी वजह से तो वो लड़ते रहते हैं, और तबाह जो है वो यमन हो रहा है। ना सऊदीया पे हमला हुआ, ना दुबई पे हमला हुआ, ना ईरान पे हमला हुआ। जो अज़ाब जो है वो यमन को झेलना पड़ता है, यमन के लोगों को झेलना पड़ता है इन सब की वजह से। वो तो वही जानते हैं ना। अब वहाँ पे हमला हुआ, पता नहीं अब यूएई पीछे ना हटता तो बहुत मसला बन जाना था। होनी तो यमन में लड़ाई थी सारी। लेकिन ये है कि मसला बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाना था। यूएई जो है पीछे हटा, लेकिन यूएई सपोर्ट तो नहीं करना छोड़ेगा ना। वही बात कि अब बताए बिना जो है वो इल्लीगल जो है वो उनको इनडायरेक्टली जो है पहुँचाता रहेगा हथियार, और वो बदअमनी जो है वो फैलती रहेगी पूरे मुल्क में, यमन में। लेकिन ये है कि इन्होंने पूरे डिटेल से वीडियो क्रिएट की है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, और पूरे मामले की जो है वो समझ भी आ चुकी है। चले अच्छा है अगर सुलह हो गई है तो। लेकिन ये अब सुलह जो है वो इतनी देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि यमन में जितने ग्रुप्स हैं ना वो आपस में लड़ते ज़रूर रहेंगे, और पीछे सपोर्ट इनकी ही रहेगी सबकी, ईरान की, सऊदीया की, दुबई की। और ये करवाने वाला कौन है बदअमनी, और वहाँ पे ये सारे हमले, और सऊदीया को किसने कहा कि दुबई ये इस तरह कर रहा है। ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अमेरिका ही है, या हो सकता है कि हूथियों ने जो है वो कोई सुपारी मतलब कुछ टिप दी हूँ कैसे होने वाला है उधर, क्योंकि वो भी नहीं चाहते ना कि ये हदी ऊपर आए। तो हूती भी हो सकते हैं देने वाले, बताने वाले, या हो सकता है कि अमेरिका ही हो पीछे। ये तो वक्त ही बताएगा। नोबडी नोज़ जी क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन जो उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए हैं उससे तो देखकर ओवरऑल देखा जाए भाई, तो सब ने होल्ड किया हुआ है। तो जब तक कोई एक जो है कम्युनिटी वहाँ पे नहीं होगी,
एक पक्ष नहीं होगा कंट्री वाइज, मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री जो है ऊपर नहीं आ सकती, और उन्होंने हर वे से उसको कहा कि यार ये तरक्की कर सकते हैं, ये ऊपर आ सकते हैं, और आने वाले वक्त में ये इतने स्टेबल होंगे कि इनका एक नाम होगा अगर इनको होल्ड करता है कोई एक। यहाँ पे तो भाई एक प्रॉपर्टी है समझ लें, और 4-5 जो है वो हकदार बैठे हुए हैं, और हर किसी को पता है कि फ्यूचर भाई यहाँ का बेहतर है, और हम इसके थ्रू अपनी भी जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को और ऊपर लेके आ सकते हैं। तो भाई हर कोई चाहेगा कि इस प्रॉपर्टी से बिजनेस करना, तो वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कोशिश यही है कि भाई होल्ड किया जाए। अब जो यूएई कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हथियार थे, गाड़ियों के थ्रू लाए गए, वो सब कुछ नोटिस हो रहा था, और जब हमला हुआ तो यूएई ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, आई एम क्वाइट सरप्राइज के मतलब उसके ऊपर कोई उन्होंने ऐसा जो है एक्शन नहीं लिया, कोई मतलब गुस्सा नहीं दिखाया, कोई एग्रेशन नहीं था। मतलब स्ट्रेट अवे बड़े कूल काम वे में कि यार हम तो हथियार तो लेके जा रहे थे, और हथियार जो थे वो अपनी सेना के लिए थे। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे, पर कोई नहीं, तो हम नहीं करेंगे। तो मतलब डांट डपट जो है वो सोथिया की शायद ही इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। जब कोई प्लान बहुत बड़ा होता है तो भाई छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं। उनको इग्नोर किया जाता है कि जाने दो, असल मकसद कुछ और है, तो मेन प्लान कुछ और है। तो मेबी मेन प्लान हो सकता है कुछ और हो, या ये भी हो सकता है कि भाई वो वही चीज़ हो जो यूएई ने जो है बयान की है, जो उनकी स्टेटमेंट आई है। तो हथियार थे, बाकी थे, लेकिन वो हमारी जो है सेना के लिए थे, और ये और वो, तो वो स्टेटमेंट जो दी गई है वो बाकी ठीक हो। तो ये चीज़ें तो भाई अब सऊदीया ने जो किया है वो सरप्राइज़िंग था वाक़ई। इस चीज़ को और वे से भी डिस्कस किया जा सकता था, और भाई बातचीत होती है, वार्निंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ अब तो एक मामूल ही बन गया है यार, कि देखने में लगता है कि यार 2 कंट्रियाँ शांत बैठी हुई हैं, नोबडी नोज़ कि कब दूसरे के ऊपर जो है वो कोई भी मिसाइल जो है वो फायर कर दें, और कहें जी ये हमें खतरा लगा, ये लगा। अब इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो जंग की स्थिति चल रही है, और जो है बॉर्डर लाइन के ऊपर बड़ी कशीदगी जो है वो चलती रहती है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उधर से इधर और इधर से उधर ताक दें? मतलब ये नहीं हो सकता। ये चीज़ें जो हैं अब जिस तरह चल रही हैं भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये दोनों ब्रादर, उन्होंने इसीलिए बोला वर्ड जो है भ्राता का कि भाई दोस्त, सेम कंट्री है ना, मतलब मुस्लिम वे से, और वो रिलीजियस टच जो है वो किस तरह मतलब कभी आमने-सामने आए नहीं हैं, कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, और एकदम से ही ये तो 3 बैठे हुए हैं, दोस्त यारी हैं तो इकट्ठे ही हैं। एकदम से ही पता ना चले एक-दूसरे के ऊपर हमला करना, तो अगला पूछेगा तो ये खैर है? मैंने क्या किया है? इतने साल शांत बैठे रहे हो, कौन-सा गुस्सा है जो अंदर है जो निकालना चाहते हो? मतलब बात पहले चलती है, वार्निंग होती है, कोई बात आगे होती है। इन दोनों कंट्रियों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा उससे पहले। एकदम से फुटेज आ गई, और फुटेज भी रिलीज़ हो गई। मैंने ये विद विजुअल जो है वो देखी थी, ये वीडियो पूरी, कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं ट्रैवल करके, और मुझे लगा कोई गेम का ही सीन होगा फिर, क्योंकि सोशल मीडिया है और नोबडी नोज़ के कब कोई कौन-सी वीडियो एडिट करके अपलोड कर दे। और आपको जब तक कन्फर्मेशन 6-7 चैनलों से होती नहीं तब तक आप पता नहीं चलता। तो यही वीडियो नज़र आई थी जहाँ पे बम मारा गया, और मुझे लगा कि वो पोर्ट है, क्योंकि शिप्स नज़र आ रही थी साइड पे। ये नहीं पता था कि यमन में है, ये हुआ है सारा कुछ। और पहले फ़ील यही हुआ सुन के कि यार जो है यूएई के ऊपर जो है वो हमला हो गया। तो बड़ा शॉकिंग था उस वक़्त, लेकिन नाउ ऑन इन्होंने डिटेल जो है थोड़ी निकाल के लेके आए हैं। अब पता चला है कि जैसे यहाँ पे साइड पे एक ज़मीन है, जिसके पता नहीं कितने हिस्सेदार हैं। तो अभी तक वैसे पड़ी हुई है, और डेवलप नहीं हो रही। इट्स मीन कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग बननी चाहिए, वो मेन बाज़ार में है। तो उसके ऊपर बिल्डिंग्स जो शॉप्स कुछ ऐसा बनना चाहिए, और वो जिसके हाथ में आएगी भाई समझ ले सोने की मुर्गी है। तो उसमें इतने हिस्सेदार हैं कि कोई नहीं चाह रहा कि दूसरे को मिले और वो सारी ज़िंदगी बैठ के खाए, या उसमें से प्रॉफ़िट जो है वो हासिल करे। कोई नहीं चाहता, इसीलिए वो उसका फ़ैसल ही नहीं होना होने दे रहे, तो वो पड़ी हुई है। तो ये चीज़ है कि मतलब यहाँ पे भी हकदार जो है सेम वे में जो है 3-4 है। तो तीनों चारों ने अब पीछे इनको चला कौन रहा है?
अब किसको कौन ऑर्डर दे रहा है पता नहीं। अब सऊदीया को किसने शह दी है पीछे से कि तो कर, ये करना चाहिए, या सऊदी हुकूमत ने खुद जो है प्रिंस ने वो खुद सोचा होगा कि चलो ये करना चाहिए और थोड़ा बहुत जो है जो है यूएई को अपने अंडर लेना चाहिए, और उसे भी पता चले कि तुम थोड़े छोटे हो, छोटे भाई हो, तो उसकी तरह एक्ट करो, बड़े भाई बनने की कोशिश ना करो, पूछ के करो जो कुछ भी करना है। आई डोंट नो, ये भी बीच में चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आगे रिपोर्ट आती है, क्या चीज़ें निकल के आती हैं सामने, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।